हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी क्लास 9th में और अपना फाइनल एग्जाम 2024 में देने वाले हो, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके आसानी से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला नंबर, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि किन दो राशियों का जो है एसआई मात्रक समान होता है, सेम होता है। चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो चाल और वेग का जो है ना, चाल और वेग का एसआई मात्रक एकदम सेम होता है। क्योंकि चाल का भी एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड और वेग का भी एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चाल और वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो समान होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा क्या बोल दिया है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। वेग का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो वेग का अभी हमने जस्ट ऊपर बताया, वेग का जो एसआई मात्रक क्या बताया, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल पे। ठीक है, ऊपर भाग क्यों गया जी। चलिए 4 नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। ठीक है, जो गाड़ी होता है बच्चों उसमें एक मशीन लगा होता है, यंत्र लगा होता है, जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो गाड़ी होता है ना बच्चों, जो आप बाइक चलाते हो तो उसमें एक आगे में मीटर लगा होता है। उसमें दो चीज़ को बताता है, एक बताता है आपके द्वारा चली गई दूरी कि आप टोटल जो है गाड़ी से कितना दूर चले हो, 41,000, 42,000, 43,000 इस तरीके से। और एक और होता है जो आपके काटा जो होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे खड़ा होता है, ऊपर भागता है, ऐसे भागता है। तो वो आपका बताता है कि 80 की स्पीड चल रहे हो, 40 की स्पीड, 30 की स्पीड। ठीक है, तो ये स्पीड को बताता है। तो मीटर में दो चीज बताता है। ठीक है, एक दूरी को बताता है, दूरी को प्रदर्शित करता है, और एक स्पीड को प्रदर्शित करता है। तो यहां पे आपका क्या पूछ रहा है, दूरी को प्रदर्शित करता है। जो दूरी को प्रदर्शित करता है ना, जो दूरी को बताता है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, और जो स्पीड को बताता है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। तो हमारी गाड़ी में दोनों मीटर लगा होता है। कौन सा मीटर लगा होता है, दोनों, ओडोमीटर भी और स्पीडोमीटर भी। लेकिन सवाल आप लोग का क्या क्या गया है कि दूरी को जो प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, और अगर ऐसा सवाल आता, ठीक है, मान लो ऐसा सवाल आता कि वाहनों में जो चाल को दर्शाता है, जो स्पीड को बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। ठीक है, तो यदि पिंड का द्रव्यमान को दुगुना कर दे मान लो, ठीक है, और उसका वेग का आधा कर दे तो उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू भी। क्या होता है, m इंटू भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो m है, ठीक है, जो मास है उसको क्या बोल रहा है, दुगुना कर देने। तो मास को क्या कर दो, दुगुना, 2 से गुना कर दो। और भी, ठीक है, वेग को क्या बोल रहा है, आधा कर देने। तो कोई भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे हम लोग पास, तो P बराबर बचा m इंटू भी। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो हम लोग शुरू में जो फार्मूला लिए थे वही सेम फार्मूला हम लोग का नीचे में आ गया। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे अगर द्रव्यमान में दुगुना कर दे और वेग में आधा कर दिए तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, सेम का सेम रहेगा, वही रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है, तो यहाँ पे आपको बताना है ए का जड़त्व अधिक होगा या फिर बी का जड़त्व अधिक होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जो ए है वो कम द्रव्यमान है इसका, और बी का क्या है, अधिक द्रव्यमान है। तो बी का जो है उसका ए से ज़्यादा द्रव्यमान होगा, ए से क्या होगा, ज़्यादा द्रव्यमान। अब देख लो यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बी नंबर जो है ना, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। सिंपल सी बात है, जो बी का जड़त्व है ये ए के जड़त्व से क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
न्यूटन की गति के किस नियम का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है। तो न्यूटन के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। तो न्यूटन का जो पहला नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण पे के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट का सिद्धांत जो है किस पे कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसको आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, बोल रहा है 60 केजी द्रव्यमान, यहाँ पे आपका द्रव्यमान दिया हुआ, वेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, पृथ्वी पे उसका भार निकाल लेंगे, मतलब पृथ्वी पे उसका वेट निकाल लेंगे। तो वेट का फॉर्मूला होता है, वेट का जो फार्मूला होता है mg, क्या होता है? mg। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि m कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, और g कितना दिया हुआ है? देखो आप ब्रैकेट में दे रखा है 10, तो हो गया कितना? 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, क्या 600 आंसर होगा? नहीं, ये तो हम लोग पृथ्वी पे भार निकालने, हम लोग को चंद्रमा पर निकालना है। तो चंद्रमा पर कितना भार होता है बच्चों? तो पृथ्वी का 1/6 गुना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 600 का हम लोग 1/6 निकाल लेंगे। आप लोग को वीकली टेस्ट में बताए थे कि चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी का कितना गुना होता है? वो 1/6 गुना। तो 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 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 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर, ठीक है, G m1 और m2 और बटा में होता है r²। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी दूरी को आधा कर दिया, जहाँ पे r जो है ना दूरी को दर्शाता है, तो इसको आपको आधा करना है। ठीक है, तो G m1 m2 और इसको आपको क्या कर देना है? आधा कर देना है। ठीक है, आधा कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको हम जब आधा करेंगे बच्चों तो क्या लिख देंगे? r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा Gm1 m2 और यहाँ पे हो जाएगा r, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा चल नहीं रहा है, थोड़ा कर देते हैं 4। ठीक है, और स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4 है बच्चों, ये आपका ऊपर में जाके इनटू में हो जाएगा। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं अब। ठीक है, Gm1 m2 और ये जो डिवाइड में जो 4 है ये आके ऊपर में इनटू में हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? r²। तो अब देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार बदलेगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि जो है ना बच्चों सभी माध्यम में गमन करती है। ठोस में भी करती है, तरल में भी करती है, गैस में भी करती है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। बस ये इसमें फ़र्क ये है कि किसी में ज़्यादा तेज गमन करती है, ज़्यादा तेज भागती है, और किसी में कम और किसी में मीडियम। तो ठोस में जो है सबसे अधिक चाल होता है इसका। ठीक है, और तरल में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंग। वायु में जो ध्वनि तरंग होता है ना वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। आगे देखिए, मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति की सीमा लगभग होती है। तो सबसे पहले आपको बच्चों जानना होगा कि मानव श्रव की श्रव्य प्रास कितनी होती है। तो आप लोगों को हम बताए थे मानव जो सुन सकता है वो कितना से कितना हर्ट्ज तक? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि ऊपरी सीमा कितनी है। तो ऊपरी सीमा देखो, ये निचली सीमा तो ये ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा कितना है? 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज सर ऑप्शन में कहीं नहीं है। देखो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही है 20,000 हर्ट्ज। कैसे? चूंकि के जो लिखा मैंने, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो 20K हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर यही सवाल पूछ देता कि मानव श्रव्य प्रास की निचली सीमा कितनी है तो आप कितना लिखते? 20 हर्ट्ज, और ऊपरी सीमा पूछ दिया तो 20,000 हर्ट्ज। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न पदार्थों को जो स्वतः मिलना होता है बच्चों, मतलब खुद ब खुद मिल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं उसको? विसरण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पे पानी है और पानी में स्याही एक दो बूंद गिरा दो तो वो पूरा ऑटोमेटिक अपने से मिल जाएगा। ठीक है, वो अपने से मिल जाएगा। या फिर हो गया इत्र की सुगंध, वो वायु में ऑटोमेटिक फैल जाता है। तो इस तरीके का जो मिलना होता है बच्चों इसको हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है,
बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस कितना का बराबर होता है बच्चों? तो ये होता है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 273 लिखो ना, 273.16 केल्विन। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से जो है 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? मतलब सबसे अधिक किसे दबाया जा सकता है? नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, जल को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो संपीड़न किया जा सकता है बच्चों वो गैस को किया जाता है, क्योंकि गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं और उसको संपीड़ित किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके घर में जो एलपीजी गैस है, ठीक है, एलपीजी गैस है, उसमें संपीड़न करके डाला जाता है, उसमें दबाव प्रेशर करके उतना सारे गैस को एक जगह डाला जाता है। वरना अगर मान लो कि अगर उसको संपीड़न करके नहीं होता तो कुछ ज़्यादा थोड़े डलाता है, 1-2 kg डलाता है पूरा फुल हो जाता है, लेकिन उसको संपीड़न करके वहाँ पे 15 kg 14 kg का डाला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो संपीड़ित किया जाता है ना वो गैस को किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी को नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है बच्चों यौगिक जो है ना, ये जो यौगिक है आपका सी, जल जो है ये यौगिक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिश्रण होकर के बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीतल किस धातु का मिश्रण है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। आपको इसका फॉर्मूला मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक भी बताए थे। पीतल जो है किस धातु का मिश्रण है बच्चों? तो ये है आपका जिंक और कॉपर का है। ठीक है, इसका ट्रिक हम क्या बताए थे? पिताजी। क्या बोले थे हम? पिताजी। आप याद रखना, क्या रखना आप याद? पिताजी। ठीक है, जैसे कि पी से मतलब पीतल, पी का मतलब पीतल, उसके बाद आपका हो गया ता का मतलब तांबा, है ना, और जी का मतलब जिंक। ठीक है, तो क्या हो गया? पिताजी। ठीक है, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, तो तांबा हो गया Cu और जिंक हो गया Zn। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आप लोग को जो भी हम करवा रहे हैं बच्चों, ये सेट 3 से करवा रहे हैं। ठीक है, कितना से करवा रहे हैं? सेट 3 से। ठीक है, आप लोग का हम करवा रहे हैं 2024 की तैयारी। कब की तैयारी करवा रहे हैं? फाइनल एग्जाम 2024 की तैयारी, जिसमें से आप लोग का सेट 1 और सेट 2 को हम पहले चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद, पूरा खत्म करने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जाएंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके और अपना टेस्ट आप अच्छा दे सके। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा सवाल है आपका? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों नए पदार्थ का बनना। तो यहाँ पे देखिए जल से बर्फ में बदलना, क्या ये नया पदार्थ नहीं बन रहा है क्या? नहीं सर, नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि जल से बर्फ बन रहा है, बर्फ से फिर जल बन जाएगा। ठीक है, नया पदार्थ बनेगा ना तो वो फिर अपने अवस्था में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो ये कट गया। भोजन का पचना, अरे बाबू भोजन अगर पच गया तुम्हारे शरीर से तो क्या फिर से तुम भोजन बना सकते हो? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी नेक्स्ट भी देख लो, मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती पिघल जाता है तो उसको फिर पिघला करके फिर मोमबत्ती के टाइप नहीं दे सकते हो, बिल्कुल, तो ये भी कट गया। लोहे के चून में बालू का मिलना, लोहा का चून में अगर बालू मिल जाता है तो भी ये अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये चुंबक के वगैरह, तो ये भी कट जाएगा। तो नया पदार्थ जो बन रहा है ना बच्चों, ये भोजन का पचना। ठीक है, यही आपका रासायनिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका Na2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप लोग को हम करवा दे रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। 36 ग्राम जल बोल रहा है ना, तो सबसे पहले आपको मोल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान बटा अनुभार। ठीक है, द्रव्यमान बटा अनुभार, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आपका दे रखा है कितना? 36, तो लिख देंगे 36, और अनुभार नहीं दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? जल का अनुभार साइड में निकाल लेंगे। तो जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H का द्रव्यमान कितना होता है? 1, और कितना है? H है तो 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2। फिर प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18, है ना। तो इसका अनुभार जो निकल गया वो 18 निकल गया, तो 18 नीचे लिख दो, और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? तो 2 मोल, है ना। चलिए
आपको सबसे पहले ना द्रव्यमान याद कर लेना है कम से कम, ठीक है। मैं चार्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हूँ, ठीक है। उस चार्ट से आप लोगों को द्रव्यमान भी याद कर लेना है कि किसका कितना द्रव्यमान होता है। कम से कम 6-7 आप द्रव्यमान याद कर लेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को हम भेज देंगे, ठीक है। जिनके पास नहीं पहुँचा कमेंट कर देना। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। तो C2 बोल रहा है, तो कार्बन का जो होता है बच्चों कितना होता है द्रव्यमान, 12 होता है। केठो कार्बन है बाबू, तो 2 है, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और H2 बोला है, तो H का द्रव्यमान कितना होता है, 1। केठो H है तो 2 तो 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब 24 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े हम लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, सभी का आप लोगों को याद कर लेना है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का पूछा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, ठीक है। तो ये जो किया था बच्चों J.J. थॉमसन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व के परमाणु संख्या क्या होगा। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है बच्चों, तो उस तत्व के परमाणु संख्या होगा इसके बराबर होगा 11 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु समान नहीं होंगे। तो कौन सा परमाणु जो होगा बच्चों वो समान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा वो समान नहीं होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है। अरे एक कोशिकीय, बच्चा सवाल है बाबू, बच्चा का सवाल है। एक कोशिकीय जीव किसको बोलते थे हम लोग, अमीबा को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण करता है ना बच्चों, वो करता है गोल्जी का उपकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, ठीक है। याद रखेंगे आप, आत्महत्या की थैली को किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है ना। और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी का उपकरण। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये होता है बच्चों प्रासरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रासरण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, पौधे के शीर्ष में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो पौधा के ऊपरी भाग में बच्चों, ठीक है। पौधा जो होता है उसका ऊपर भाग में जो होता है ना, वो शीर्ष में एकदम विभोज्य उत्तक होता है। कौन सा उत्तक, विभोज्य उत्तक, ठीक है। रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त के तरल आघात्री भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत कौन सा चीज होता है बच्चों, दूध। नाम से काम, ठीक है। जो नाम है उसी तरीके से आप लोग का इसका उत्तर है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल इसमें देखें बच्चों, तो चना जो है ना, ये रबी फसल है। बाकी तीनों जो आपका है वो खरीफ फसल है। क्या है बच्चों, खरीफ फसल। बाकी आपका चना जो हो गया, चना, गेहूं वगैरह, ये रबी फसल का उदाहरण है। आगे देखिए यहाँ जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत जो लक्षण है ना, वो उसका स्थान से होगा, या पोषण की प्रक्रिया से, या कोशिका संरचना से, या जनन प्रक्रिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, उसके कोशिका संरचना से, ठीक है। उसकी कोशिका की संरचना कैसी है उससे पता चलेगा, है ना। आगे देखिए, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हो। तो पादप वर्ग के उभयचर को कहते हैं ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेल, ठीक है, व्हेल जो मछली, इस निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित। तो ये तो स्तनपायी है। ये क्या है बच्चों, स्तनपायी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वैश्विक उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्णन, पूरे विश्व में जो गर्मी के कारण क्या है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जल प्रदूषण में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा। तो जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़े संबंधी रोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े संबंधी रोग। जल प्रदूषण से ये फेफड़ा संबंधी रोग नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका होगा, ये क्या बोलते हैं,
इन्वायरमेंट से, है ना, धूलकण से। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग वैसा रोग को कहते हैं बच्चों जो फैलता नहीं है, ठीक है, शारीरिक संपर्क में आने से या नज़दीक आने से, टच करने से फैलता नहीं है। तो सर्दी जुकाम तो आप देखे होंगे कि घर में एक को हो गया तो दूसरा को हो जाएगा, ये वायरस है बच्चों, ठीक है, ये फैलता है, नहीं होगा ये, ठीक है, कट जाएगा। रतौंधी, अरे रतौंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंक्रामक रोग नहीं है ये, ठीक है, ये असंक्रामक रोग, क्या सॉरी, ये असंक्रामक रोग है ना, संक्रामक रोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रतौंधी, मान लो कि कोई अंधा है, अगर उसको टच करेंगे तो क्या हम भी अंधा हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो ये आपका जो है असंक्रामक रोग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? तो दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक की बीमारी, तो कौन है बच्चों? टीबी। टीबी जो है आपका दीर्घकालिक रोग है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो है बच्चों मोनेरा में आता है। कौन से वर्ग में आता है? मोनेरा में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का आप लोगों का पूरा सेट, ठीक है, जो आप लोगों का सेट 3 था इसको हम आज कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का सेट और 1 और सेट 2 आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया गया है। ठीक है, आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर चैनल पे कराए जाएंगे बच्चों, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके और आप अपना एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीके से रिजल्ट बना सके, अच्छा दे सके, ठीक है, नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। और अगर चैनल पे नए होंगे, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है, और घंटी का बटन दिखेगा उस घंटी को भी दबा लेंगे, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, बाकी और भी वीडियो इसी में मिलते रहेंगी, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।